हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 1 मार्च पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे द हिंदू एंड पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_लूथरा पे मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। जल्दी से टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानेंगे। वाइस प्रेसिडेंट ने एक स्पीच में यहाँ पे इसका जिक्र किया था, इसी वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरस आजीविका मेला के बारे में जानेंगे। कैपार्ट के बारे में भी डिस्कशन होगा। संत गुरु रविदास जी के बारे में एक और नया क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चिल्का लेक के बारे में जिक्र होगा। ओडीओपी के बारे में भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का जिक्र करते हुए वीर चिला राय, इनके बारे में भी न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया था, जानेंगे। देन रामदेवरा प्लेसेस को लेकर एक क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, टेक्स्ट बुक का जो नया कोर्स है इसको आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे 190 प्लस लाइव क्लासेस जो हम कर रहे हैं और जिसमें पिछले एक साल के जो करंट अफेयर्स हैं उसको कवर किया जाएगा, जिसमें द हिंदू और पीआईबी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स थे आपके एग्जाम के लिए, उसको हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज भी बीच बीच में रहेंगे, लेकिन फोकस जो है वो हमारा डीपली टॉपिक को एनालाइज करने में रहेगा, ताकि अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो छूटे। यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। PL20 कोड को यूज कर लीजिएगा टू गेट द 20% डिस्काउंट हियर। चलिए देख लेते हैं एक बार। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करिएगा। 8 to 10 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट होते हैं तो आपका एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रहेगा। तो 10 में से सेट करें, कितने मार्क्स आप सेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी 6 मार्क्स जो है, बेसिकली 6 एमसीक्यूज जो है वो आपका कट ऑफ स्कोर रखा गया, मतलब उतना तो आपको यहाँ पे स्कोर करना ही करना है। लेस देन दैट अगर आएगा भी सही, इवन देन यू कैन रिवाइज इट। दोबारा से आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम में नोट्स कभी मत बनाइएगा। जब आप सेकेंड टाइम अराउंड देखते हैं तो अपने नोट्स इसमें से बना सकते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताएं इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर गलत है। पहली स्टेटमेंट कहती है ये जो लॉ पास किया गया था 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन करके लिया गया था, तो इसमें जो अमेंडमेंट का नंबर है, देखिए यूजुअली यूपीएससी नंबर्स नहीं पूछता है, लेकिन यस देयर आर सर्टेन नंबर्स, चाहे वो अमेंडमेंट का नंबर हो, किसी पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में पूछा गया हो, या फिर इवन हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं। गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किए कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, ये 2025 किसी चीज का टारगेट है, 2030 किसी चीज का टारगेट है। तो ये टारगेट्स आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि एज अ सिविल सर्वेंट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये टारगेट जब आपको पता होंगे और आप डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करने के लिए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में आप एज एन एडीसी डीएम के तौर पे वहां पे रहेंगे, तो जब तक आपको ये टारगेट्स नहीं पता होंगे गवर्नमेंट के, तब तक आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे वहां पर। ठीक है, तो प्रायोरिटीज क्या है गवर्नमेंट की वो आपको पता होनी चाहिए, और वो इन्हीं टारगेट्स के थ्रू ही आपको पता चल पाएंगे। यहां पे सेकंड स्टेटमेंट कहती है द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज फाइनल एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने अगर कह दिया, किसी को कह दिया कि यस एज पर डिफेक्शन लॉ और एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मैं डिस्क्वालीफाई करता हूं, तो वो चीज क्वेश्चन नहीं करी जा सकती। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, द एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट, कौन है हमारे वाइस प्रेसिडेंट? मिस्टर एम वेंकैया नायडू। तो यहां पे मिस्टर एम वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट ने इसके बारे में अपनी एक स्पीच में जिक्र किया था, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वाइस प्रेसिडेंट की स्पीचेस जब भी आपको मिले आप उसे मत छोड़िएगा, क्योंकि काफी नॉलेज बेस्ड, काफी इंफॉर्मेटिव उनकी स्पीचेस रहती हैं। अगर आप कभी भी वेंकैया नायडू जी को बोलते हुए सुनेंगे तो आपको काफी इंटरेस्ट भी आएगा, एंटरटेनिंग भी लगेगा, और साथ ही साथ काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो भी आपको मिलेगी। काफी बार तो ऐसी कुछ पंचिंग लाइंस भी उनकी स्पीच के अंदर मिल जाती है, जो कि आप अपने मेंस के आंसर्स के अंदर लिख सकते हैं। तो उनके स्पीचेस को मिस मत करा करिए। तो यहां पे जो लॉ पास किया गया है, तो यस 52nd अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड इन व्हेन in 1985 थ्रू द 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसने कौन सा शेड्यूल ऐड किया था, क्या कोई बता सकते हैं कौन सा शेड्यूल इस पर्टिकुलर लॉ के द्वारा ऐड किया गया था? तो यस 52nd अमेंडमेंट ने 10th शेड्यूल जो था, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको ऐड कर दिया था। ठीक है, तो मेन इंटेंट लॉ की यही थी कि जो इविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन, जिसमें आप कहते हैं आयाराम गयाराम की जो पूरी राजनीति थी, उसको रोकने के लिए इसे लाया गया था। ठीक है, तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। आपको इनकरेक्ट बताना है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्या यहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होगा? देखिए, पहले तो ऐसी चीज मानी जाती थी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कह दिया मान लिया हमने, लेकिन आफ्टर द किलोवत होलान केस, आपने सुना होगा इस केस के बारे में, लिख देता हूं मैं यहां पे कि हो तो होलान केस,
ठीक है, 1993 में एक केस आया था। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट फाइनल एट ऑल। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा उस डिसीजन को चैलेंज भी किया जा सकता है। नाउ दिस डिसीजन कैन बी चैलेंज्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दिस कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एंड इट इज सब्जेक्ट टू व्हाट, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविजन है वो इसके ऊपर अप्लाई होता है कि क्या इसके पीछे इंटेंट सही थी या मेलाफाइड थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है और इसी वजह से आंसर भी आपका बी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमने बात करी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या चीज पूछ रहा है हमसे। सो एंटी डिफेक्शन के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। सेकंड क्वेश्चन जो है सरस आजीविका मेला के बारे में है। पूछा गया सरस आजीविका मेला के बारे में बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इट इज अ प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया इन जनरल एंड द लाइव्स ऑफ रूरल वुमेन इन पर्टिकुलर। तो किन किन की लाइफ को चेंज करने वाला है, यहां पे बताया रूरल इंडिया की लाइफ को चेंज करने वाला है और रूरल वुमेन की लाइफ को खास तौर पे चेंज करने वाला है। द मेला एक्ट्स एज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, मे बी पॉसिबल है। इट इज एन इनिशिएटिव बाय व्हाट, DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हो सकता है, देखिए थर्ड स्टेटमेंट काफी बड़ी है, कहीं पे भी कुछ भी छोटी सी जो चेंज है या तब्दीली है वो करी जा सकती है यूपीएससी के द्वारा। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट उन्होंने इनॉग्रेट किया सरस आजीविका मेला 2021 एट नोएडा हाट। आपको पता है दिल्ली हाट है, ऐसे नोएडा हाट भी है, वहां पर इसे लॉन्च किया गया। मोर देन 300 रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड क्राफ्ट्समैन फ्रॉम 27 से ज्यादा स्टेट से उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट भी किया। सरस आजीविका मेला के बारे में बात करें तो यस, इट इज अ प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया इन जनरल एंड रूरल विमेन इन पर्टिकुलर, क्योंकि यहां पे विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर खासी तौर पे ध्यान दिया जाता है। इट इज एन इनिशिएटिव बाय दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि रूरल विमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको बेसिकली यहां पर हेल्प करना, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने स्किल्स शो कर सकें, अपने प्रोडक्ट्स को शो कर सकें, ताकि बायर्स जो आते हैं, बल्क बायर्स आते हैं, वो आए, उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो परचेज कर सकें, ठीक है। तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। अब इसमें होगा क्या, देखिए थ्रू पार्टिसिपेशन इन सरस आजीविका मेला ये जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विमेन है उनको नेशनल लेवल पे एक रिकॉग्निशन भी मिलेगी, एक एक्सपोजर भी मिलेगा और काफी ज्यादा जो बायर्स हैं उनका एक्सेस भी जो है वो उनको मिल पाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कैपार्ट के बारे में है, विच इज काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में था। इसको लेकर पूछा है कि बताएं सही स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट है उन्होंने इनॉग्रेट किया था सरस आजीविका मेला, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसी को लेकर ही ये चीज भी न्यूज में थी। कैपार्ट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के अंडर में एस्टैब्लिश करी गई है, हो सकता है। इट एम्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंडियाज रूरल एरियाज। तो इंडिया में जो रूरल एरियाज है वहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है उसको लेकर यहां पर चर्चा करी जाती है, उसको लेकर पूरे यहां पे एफर्ट्स जो है वो करे जाते हैं। सोचिए, चलिए देखिए कैपार्ट की बात करें, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन इन रूरल टेक्नोलॉजी, क्योंकि रूरल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करने की बात करी जा रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं कॉमन सेंस के बेसिस पे कि यस करेक्ट होगी, इवन तो मैं ये नहीं कह रहा कि कॉमन सेंस हमेशा आपकी स्टेटमेंट करेक्ट कराएगी, बट यहां पर उसने स्टेटमेंट आपकी करेक्ट करा दी है। एंड स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारी इनकरेक्ट होती है, क्यों वो भी बताता हूं। कैपार्ट जो है एक ऑटोनमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर है, आपकी खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के अंदर नहीं है, और ये एक इंटरफेस के तौर पे काम करते हैं किस किस के बीच में। सो आपकी जो कैपार्ट है एक साइड पे आपकी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट कह सकते हैं, और दूसरी तरफ होता है एनजीओस, ठीक है। एनजीओस जो कि रूरल इंडिया के अंदर रूरल एरियाज की जो लाइफ है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, वो चीज गवर्नमेंट भी चाहती है। तो कैपार्ट जो है एक तरीके से बीच में इंटरैक्टिव रोल जो है वो दोनों के बीच में प्ले करती है। तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट थी वो इनकरेक्ट हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर एक बार देख लीजिए, कुछ इस तरीके से है ये। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है सेंट गुरु रविदास जी के बारे में। इवन दो हमने क्वेश्चन काफी
तफसील से, काफी डीपली अंडरस्टैंड किया था, समझा था, उसे डिस्कस भी किया था। मैंने काफी सारी चीजें इसके ऊपर आपको बताई थी, लेकिन यहां पर ये जो टॉपिक है इसको लेकर कुछ बेसिक चीजें जो है वो देख लेते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको वो चीजें याद में जो हमने डिस्कस करी थी। हालांकि स्टेटमेंट्स कुछ अलग है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने आपको बता दिया था। आपको यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। और अभी जो है गुरु रविदास जयंती जो है उसे सेलिब्रेट किया गया है। माघ पूर्णिमा 27 फरवरी 2021 को द फुल मून डे मनाया जाता है, और यहाँ पे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, और यहाँ पे जो हमारे सेंट है उनकी जयंती को भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। पहली स्टेटमेंट कहती है उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी थी ताकि कास्ट सिस्टम को एबोलिश किया जा सके। हो सकता है हिज डिवोशनल सॉन्ग्स एंड हिज पोएम्स वर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ सिख। तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर उनकी कुछ सॉन्ग्स और उनकी कुछ पोएम्स हैं वो भी रखी गई हैं। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए कुछ चीजें यहां पे देख लेते हैं। तो गुरु रविदास जी के बारे में बात करें तो ही वॉज अ सेंट ऑफ 14th सेंचुरी। ठीक है, टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। भक्ति मूवमेंट को बिलोंग करते थे, ये चीजें मैंने आपको बताई कि अगर आपको याद हो तो। इट इज बिलीव दैट ही वॉज बोर्न इन वाराणसी इन द कॉबलर्स फैमिली। तो वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। ही गेन्ड प्रोमिनेंस ड्यू टू हिज बिलीफ इन वन गॉड। तो एक ही गॉड को मानते थे। अब आप मुझे बताएं, क्योंकि ये चीज मैंने आपसे पूछी हुई, सरगुन को मानते थे वो या निर्गुण को मानते थे? ठीक है, सरगुन जिसे सगुन भी कहते हैं, सरगुन को मानते थे या निर्गुण को मानते थे? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेट्स सी कि आपको याद है कि नहीं है। बट यस, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी थी ताकि जो कास्ट सिस्टम है उसको एबोलिश किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। ठीक है, उनके जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं, उनकी जो पोएम्स हैं, उनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी रखा गया। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। वैसे चिल्का लेक को लेकर यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट चिल्का लेक को लेकर करेक्ट है। ठीक है, आपको करेक्ट बताना है। बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो काफी न्यूज में थे चिल्का लेक को लेकर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को ही। इट इज द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये एक बेसिकली ग्राउंड है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। चिल्का लेक इज द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर साइट। रामसर कन्वेंशन के हिसाब से ये पहली इंडियन वेटलैंड भी है जिसको यहाँ पे जगह दी गई थी। ये भी हो सकता है। थर्ड आता है मेजर अट्रैक्शन एट चिल्का लेक क्या है? गैंजेटिक डॉल्फिन को लोग देखने यहां पर आते हैं। सोचे, चलिए देखिए चिल्का लेक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये जाने कि चिल्का इज द एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट क्या है? ये लगून। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट लगून है। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा लगून है। एंड इट इज द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड जहां पर काफी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और साथ ही साथ काफी सारे थ्रेटेंड स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स भी यहां पर पाए जाते हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। ठीक है, इन 1981 चिल्का लेक को डेजिग्नेट किया गया था पहली इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। ये बात भी आपकी ठीक हो जाती है। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर बात करी जाए मेजर अट्रैक्शन चिल्का लेक की क्या है? इरावदी डॉल्फिन जो कि है वो एक मेजर अट्रैक्शन है, गैंजेटिक डॉल्फिन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। कौन सी डॉल्फिन? क्योंकि हमें सुनने में लग सकता है कि ये हमारी गंगा डॉल्फिन होगी, बट इट इज इरावदी डॉल्फिन। ठीक है, चलिए यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। एक यहां पे काफी फेमस कलिजे टेम्पल जो है वो भी लोकेट करता है। ठीक है, कालीचे टेम्पल के बारे में भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज और क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस सीरीज तो आप exam.network.com पे जाके एनरोल कर सकते हैं। बेसिकली एग्जाम इज वेरी नियर बाय और यहां पर डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम, देखिए टाइम पहले देख लीजिएगा कितना आप दे सकते हैं। अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे दे सकते हैं जिसमें मेरे लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और क्या सेल्फ स्टडी करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर अगर आप 4 घंटे दिन में दे सकते हैं तो आप क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसमें जो मेरे असाइनमेंट्स होंगे डेली बेसिस पे उसको जरूर कवर करिएगा और जो सेल्फ स्टडी के लिए मैं कहता हूं वो चीज आप कवर कर सकते हैं इसके अंदर। यहां पर क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डेज सीरीज आर फॉर दोज पीपल जो कि काफी बिजी हैं और दिन में 2 घंटे का टाइम ही दे सकते हैं। तो इसमें जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए आप उन लेक्चर्स को देखिएगा, साथ ही साथ जो मैंने आपको इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए क्विजेस दिए उनको आप जरूर अटेम्प्ट करिए।
करिएगा और मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करिएगा। साथ ही साथ जो गाइडेंस मैंने इसके अंदर दी है उसको फॉलो करिएगा। यू कैन इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सक्सेस हियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि टाइम काफी कम है, मैं अब आपसे ये टाइम तो नहीं मांग सकता कि आप 500 दिन मुझे दे दीजिए, जैसे कि मिशन 2022 के अंदर एक पूरी की पूरी हमने डे 1 से लेके डे 500 तक जो असाइनमेंट्स है वो आपको दिए जाते हैं, पूरी एक आप कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करी जाती है। बट यस, देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस जब टाइम नहीं होता है, जैसे कि जो लोग 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब वो उनके पास 500 दिन का या 200 दिन का 300 दिन का टाइम नहीं है, तो मिनिमम पॉसिबल टाइम में किस तरीके से प्रिपरेशन करी जा सकती है उसके लिए आप 100 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट यस, थोड़ा सा अगर ज्यादा टाइम दे सकते हैं, थोड़ा सा दम लगा सकते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि 200 डेज की सीरीज में जाएगा। यहां पर आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मिल जाती है। इवन तो 100 डेज के अंदर भी आपको काफी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। और अगर 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तब आपके पास टाइम ज्यादा है। आई सजेस्ट कि शुरू से ही आप सिर्फ एग्जाम आने का वेट मत करें कि जब एग्जाम आने वाला होगा कुछ महीने पहले ही मैं कोई क्रैश कोर्स या कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा, उसका ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो आप अभी से ही इस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, इस सीरीज को ले सकते हैं 2022 की सीरीज को, ताकि जब तक एग्जाम आपके साथ आए, आपके सामने आए, तो काफी सारा आपकी जो तैयारी है एनसीईआरटी से लेकर आपकी बेसिक बुक्स तक, वैल्यू एडेड मटेरियल तक, वो चीजें आपकी कवर हो चुकी हो। तो इन सभी के लिए आप exam.netmock.com पे जाके इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर @prince_luthra पे मुझसे मैसेज करके बात भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ओडीओपी के बारे में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है कि बताएं इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत पूछा है, ध्यान रखिएगा। देन पहली स्टेटमेंट कहती है एम्स टू बूस्ट दैट इकोनॉमी ऑफ द रीजन डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट थ्रू एनकरेजिंग इंडिजिनस एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें क्या है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश करी जा रही है और डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट की अप्रोच है उसको फॉलो किया जाएगा। द प्रोग्राम प्रोवाइड्स लोन्स टू लोकल प्रोडक्शन यूनिट्स, आर्टिजन्स एंड फार्मर्स। इसके अंदर लोन प्रोवाइड करने का भी कोई प्रोविजन हो सकता है, दिया गया। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, रिसेंटली जो कर्नाटका बजट है उसके अंदर ओडीओपी के बारे में जिक्र किया गया था, इसे अनाउंस किया गया था, तभी इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है। बात करी जाए, गवर्नमेंट सीम्स टू हैव फाइनली स्ट्रक द राइट कोड इन द नॉर्थ ईस्ट विद द एस्पिरेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी स्कीम को लेके आया जा रहा है, क्योंकि वहां पर आप जानते हैं हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी कुछ ना कुछ जो एक स्किल है या कोई ना कोई प्रोडक्ट है वो काफी फेमस है। तो वहां पे अगर ये स्कीम जाती है तो हर डिस्ट्रिक्ट की जो इकोनॉमी है उसको एक बूस्टअप मिलेगा और मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है, ठीक है। क्या इसके अंदर लोन्स के प्रोविजन रखे गए? द प्रोग्राम एम्स टू प्रमोट लोकल इंडिजिनस स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड द क्राफ्ट्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट थ्रू वेरियस डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। और ये जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स दिए गए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को, उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर वी हैव टू प्रोवाइड द लोन। सो लोन की जो फैसिलिटी है लोकल प्रोडक्शन के लिए वो दी गई है। इवन कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स जो है उसको भी एस्टैब्लिश किया जाएगा। मार्केट कैसे करना है प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल पे, उसमें भी हेल्प करी जाएगी। एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को भी फैसिलिटेट इसके अंदर किया जाने वाला है। तो काफी सारे तरीकों से ही लोकल प्रोडक्शन जो है, लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट्स हैं, उनको यहां पे बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, लेकिन आपसे पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अलग अलग रीजन के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या आपके डिस्ट्रिक्ट का जो ओडीओपी है, दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्या आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट को गवर्नमेंट भी एनहेंस करने की कोशिश कर रही है, या फिर कहीं की मार्केट करने की कोशिश कर रही है, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उसको आपके डिस्ट्रिक्ट के साथ रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रही है, अगर आपको पता है वो चीज तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के बताइएगा और उसके सामने उस प्रोडक्ट का नाम लिख के बताइएगा, क्योंकि ये चीजें आपकी नॉलेज एनहेंस करेगी जब आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता चलेगा। और हजारों बच्चे जो और ये वीडियो देख रहे हैं, जब वो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट और उसके प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे, जब आप उनके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज एनहेंस होगी। और इस तरीके के क्वेश्चन जो है इंटरव्यू के अंदर भी पूछे जा सकते हैं कि आप इस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, कि आपको पता है ओडीओपी में कौन सा प्रोडक्ट जो है आपके यहां से फेमस है, क्योंकि कल को जब आप डीएम बनेंगे, एडीएम बनेंगे, तो उस प्रोडक्ट को आपको एनहेंस करना पड़ेगा ना, उसको मार्केट करने के लिए हेल्प करना पड़ेगा। तो क्या आपको उसकी नॉलेज है कि नहीं है, ये चीज दर्शाएगा कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की नॉलेज है कि नहीं, आपको ग्राउंड लेवल की नॉलेज है कि नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 एमपीसी के बारे में है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और इसको लेकर पूछे हैं बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क अंडर द आरबीआई 1935 हो सकता है। द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द कमेटी। तो चेयरमैन कौन होते हैं? आरबीआई गवर्नर। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पहली जो स्टेटमेंट है मैं आपको बताता हूं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। इट इज अ स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क
under the Reserve Bank of India Act 1934 for maintaining price stability while keeping the mind and objective of growth। तो बेसिकली इसके अंदर फोकस क्या किया जाता है? फोकस किया जाता है कि किस तरीके से प्राइस को स्टेबल रखा जाए मार्केट के अंदर, एट द सेम टाइम ग्रोथ को बढ़ाया जाए। क्योंकि आप जानते हैं जब हम डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करते हैं कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन उसके साथ आता है, लेकिन किस तरीके से आपको इन्फ्लेशन को भी बैलेंस करना है, साथ ही साथ ग्रोथ डेवलपमेंट को भी लेके जाना है, इसके बारे में बात करी जाती है इस पर्टिकुलर कमेटी के अंदर। गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, तो यस, गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द कमेटी। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। पहली स्टेटमेंट जो है वो 1934 की वजह से इनकरेक्ट है, क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यूजुअली यूपीएससी के अंदर इस तरीके से साल वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यस, देयर आर सर्टेन ईयर्स आपको जो याद होने चाहिए, चाहे वो हमारे इस पर्टिकुलर केस के अंदर आरबीआई एक्ट के बारे में हो या फिर हमारे 2022, 2025, 2030 को लेकर काफी सारे मिशंस जो हैं वो बनाए गए हैं कि पोलियो को कब एलिमिनेट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कब हमने अचीव करना है, फार्मर्स की इनकम कब डबल करनी है। ये कुछ बेसिक चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको ईयर का भी पता होना जरूरी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बनाने का रीजन यही था ताकि आपको बताया जा सके कि हर जगह पे साल को नहीं रटना है, लेकिन देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पर आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है तो कब तक करना है, पोलियो को एलिमिनेट करना है तो कब तक करना है, जब आप डीएम एडीएम बनेंगे तो वहां पर आपको ये नॉलेज होनी चाहिए ना कि 2024 में आप आ चुके हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि 2025 में हमने पोलियो को एलिमिनेट करना है अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर से। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर से एलिमिनेट अगर कर पाएंगे तो ही स्टेटमेंट से एलिमिनेट होगा, स्टेट से एलिमिनेट होगा तभी हमारी कंट्री इंडिया से वो एलिमिनेट हो पाएगा। ठीक है, तभी कुछ साल जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। एमपीसी के बारे में बताएं। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमिन करती है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, जैसे कि रेपो रेट क्या है, इन्फ्लेशन टारगेट क्या है, ये सब चीजों के बारे में ये बात करी जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट फॉर द ईयर 2021 उन्होंने कहा है कि करंट इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो 4+- 2% रखा गया फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये रिसेंटली न्यूज थी, इस वजह से एमपीसी के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है विद रेफरेंस टू राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको दिए, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। ये एक फ्लैगशिप फेस्टिवल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है और इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सिंस 2015। चलिए, The third and the final edition of राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 in West Bengal organized by Ministry of Culture, Government of India अभी 27 फरवरी को मुर्शिदाबाद के अंदर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। हमने डिस्कशन करना है अपनी स्टेटमेंट को लेकर। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो एक फ्लैगशिप फेस्टिवल है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। ये 2015 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसके अंदर से एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा जाता है 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर शोकेस किया जाता है हमारा फोक कल्चर, ट्राइबल आर्ट, डांस, म्यूजिक, कुजीन, कल्चर ऑफ द स्टेट्स एंड अदर स्टेट्स के बारे में भी। एडिशन जो है इसके आप जानते हैं कि टाइम टू टाइम अलग अलग जगह पे दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु, तवांग, गुजरात, कर्नाटका में ये ऑर्गेनाइज किया जा चुका है। तो यहां पर भी अभी 28 फरवरी जो था, इसमें 11th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, उसको 14 से 28 फरवरी में हमने सेलिब्रेट किया। और अभी वेस्ट बंगाल कूच बिहार के अंदर 14 से 16 फरवरी 2021 तक अलग अलग लोकेशन पे, दार्जिलिंग के अंदर 22 से 24 तक, मुर्शिदाबाद 27 से 28 जो कि अभी हमने रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ये ऑर्गेनाइज किया गया। तो यस, सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां पे आप देख सकते हैं डेट्स के हिसाब से बताया कि 22 से 26 को कहां हो रहा है, 22 से 24 को कहां हो रहा है, 27 से 29 मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, वेस्ट बंगाल, एंड यहाँ पे आपको दार्जिलिंग दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है बीर चिलराय के बारे में पूछा गया है। इनके बारे में 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर गलत है। बीर चिलराय जो है, ही वाज अ ग्रेट जनरल ऑफ कूच रॉयल डायनेस्टी ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा डायनेस्टी से आते थे और डायनेस्टी का नाम दिया बेसिकली कूच डायनेस्टी से, उड़ीसा से आते थे, हो सकता है। द ग्रेट बीर चिलराय इज सिनोनिमस विद वैलोर एंड पैट्रियोटिज्म। तो उनका जो सिनोनिमस माना जाता है वैलोर और पैट्रियोटिज्म को माना जाता है, देशभक्ति को, और वीरता से उनका नाम जो है वो लिया जाता है। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने रिमेंबर किया, याद किया है ग्रेट बीर चिलराय को उनकी जयंती के ऊपर। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई है। तो इस तरीके की जो पर्सनैलिटीज है उनको बिल्कुल भी मिस मत करें, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो पुराने ऐसे जो हमारे वीर हुआ करते थे हिस्ट्री के अंदर, जिनका कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया, उनको बार बार ला रहे हैं, क्योंकि पुरानी गवर्नमेंट में वही
4 से 5 हमारे जो नेता होते थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे, उन्हीं का नाम बार बार याद आता था और वहां पर क्वेश्चन नहीं बनता था, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हिस्ट्री में से ऐसे ऐसे जो वीर हैं, ऐसे ऐसे जो पैट्रियोटिक लोग हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, उनके नाम निकाल रहे हैं। और वहां पर देखिए मिडिवल इंडिया हो, आपका एंशियंट इंडिया से भी सेंट्स के नाम निकाले जा रहे हैं। इवन जो फ्रीडम फाइटर भी थे हमारे, जो कि मॉडर्न इंडिया से रिलेट करते हैं, उनके भी नाम निकाले जा रहे हैं। वहां पर क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है, इवन पिछले 2-3 प्रीलिम्स में देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां पर भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का नाम कहीं पे भी इसी तरीके से किसी भी पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएट होता है, वहां पर उनके बारे में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये ट्रेंड आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों से ही शुरू हुआ है नई गवर्नमेंट के बाद, और ये ऐसे ऐसे नए फ्रीडम फाइटर्स, नई नई इंडियन पर्सनैलिटीज को लेकर आ रहे हैं, जिनका नाम कहीं ना कहीं हिस्ट्री की बुक्स के अंदर दबा दिया गया था। मेन स्ट्रीम हिस्ट्री की बुक्स, चाहे वो एनसीईआरटीज हो या फिर आपकी मेन स्ट्रीम बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम हो, वहां पर आपको ज्यादा जानने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी वो नाम निकल के आ रहे हैं। ये चीजें आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगी, क्योंकि किताबों के अंदर मेंशन ही नहीं है। लेकिन यहां पर इनका दोबारा से जिक्र हो रहा है, इनकी जयंती इसको मनाया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी शिरकत करें इनकी जो जयंती है उनके अंदर। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। चाहे तो इसके ऊपर और भी ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं, हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा यहां पर आपको इनफ मटेरियल प्रोवाइड करने की। तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है, वीर चिल्लाराय 1510 to 1507, ये इनका पूरा ड्यूरेशन है। ही वॉज अ ग्रेट जनरल ऑफ कोच रॉयल डायनेस्टी ऑफ असम, ना कि उड़ीसा। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। कोच रॉयल डायनेस्टी असम को बिलोंग करते थे। ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एक्सपेंडिंग द एम्पायर ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, जिसका नाम था नारायण। तो अपने भाई की जो पूरी की पूरी डायनेस्टी थी, पूरी एम्पायर की, उसको एक्सपेंड करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और वैलर और पैट्रियोटिज्म के साथ उनके नाम को जोड़ के देखा जाता है। आपको इनकरेक्ट ही बताना था, तो इनकरेक्ट तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट वेरियस प्लेसेस एंड स्टेट्स। रामदेवरा राजस्थान जैसलमेर के अंदर है, हो सकता है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ के अंदर है। कालीघाट टेम्पल तेलंगाना के अंदर है। सोचिए 12 आइकॉनिक साइट्स अभी न्यूज में थी अंडर फेज 4 ऑफ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, जिसे एसआईपी कहते हैं, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, जिनको रिसेंटली अनाउंस किया गया है। इसके अंदर काफी सारे नाम हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। 12 नाम है, जिसके अंदर से 3 नाम मैंने आपके सामने दिए हैं, लेकिन कौन कौन से राज्यों से वो आते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए, आई होप आपने सोच लिया होगा। रामदेवरा राजस्थान से बिल्कुल करेक्ट है। तो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस में इसका नाम भी है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ से इसका नाम भी है। कालीघाट का नाम तो है, बट इट इज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं, नाम देख लेते हैं। तो ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसमें अजंता केव्स को चुना गया महाराष्ट्र से, सांची स्तूपा मध्य प्रदेश से, देन आपका है कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान से, जैसलमेर फोर्ट राजस्थान से, रामदेवरा जैसलमेर राजस्थान से, गोलकोंडा हैदराबाद तेलंगाना से, सन टेम्पल कोनार्क उड़ीसा से, रॉक गार्डन चंडीगढ़, डल लेक श्रीनगर, बांके बिहारी टेम्पल मथुरा से, आगरा फोर्ट यूपी से, कालीघाट टेम्पल वेस्ट बंगाल से। चलिए, तो यहां पे हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अभी 2 मिनट के अंदर से रिवाइज करेंगे और फिर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है वो आपको देंगे। तो क्वेश्चन को देखते ही कोशिश करिएगा आप आंसर करने की, अदरवाइज मैं क्वेश्चन पूछूंगा। जल्दी से मुझे बताएं कौन सी अमेंडमेंट एसोसिएट करती है एंटी डिफेक्शन लॉ से। मीनवेल मैं आपको बता देता हूं कि कियोतो होलान केस था, जिसके बाद कहा गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ डजंट मीन कि अब यहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया तो वो फाइनल हो जाएगा। यहां पर उसके डिसीजन को क्वेश्चन किया जा सकता है कोर्ट के अंदर, और जुडिशियल रिव्यू उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है कि कोई मेलाफाइड इंटेंशन तो नहीं थी इस चीज के पीछे। 52nd अमेंडमेंट इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। देन हमारा डिस्कशन नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर हुआ था, जिसमें मैंने सरस आजीविका मेला के बारे में आपसे पूछा था। मुझे यहाँ पर मिनिस्ट्री का नाम पता है जो इसे एसोसिएट करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और खासतौर पे रूरल विमेन को हेल्प करने के लिए, उनको एम्पावरमेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड किया जाता है, जहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आते हैं, अपने स्किल्स एंड अपने प्रोडक्ट्स को शो करते हैं और बल्क बायर्स उनको परचेज करके जाते हैं। और यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में DNRLM है, उसके अंदर इसे लाया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जल्दी से कैपार्ट की जो मिनिस्ट्री है आप मुझे वो बताएं कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। सरस आजीविका मेला नोएडा हाट 2021 में चल रहा है, और यहाँ पे इंडिया के रूरल एरियाज को ही इंप्रूव करने की बात करी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर इसे ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे सेटअप किया गया है, जो कि इंटरैक्ट करती है एनजीओज के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन जो है वो गुरु रविदास जी के बारे में होगा। कौन सा एक ऐसा एरिया था जिसके ऊपर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो थी वो डेडिकेट कर दी। यहाँ पे उनका जो
बिलीफ था, वन गॉड में था। मैंने सरगुन निर्गुण भी पूछा, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप मुझे। वाराणसी में माना जाता है उनका जन्म हुआ था 14वीं सेंचुरी के अंदर। गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी पोएम्स और सॉन्ग्स को डाला गया है और उन्होंने एबोलिशन ऑफ कास्ट के लिए अपनी पूरी लाइफ जो थी उसको डेडिकेट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चिल्का लेक के बारे में बताया था मुझे। स्टेट का नाम बताएं, कहां पर लोकेट करती है। गैंजेटिक डॉल्फिन है, इरावती डॉल्फिन जो है वो इसकी मेजर अट्रैक्शन है, ध्यान रखिएगा। लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है, माइग्रेटरी स्पीसीज और काफी सारे एनिमल्स का रामसर कन्वेंशन के हिसाब से भी इसको रखा गया है। फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पर उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो exam.netmock.com पे जाके आप सीरीज के बारे में एक्सप्लोर कर लीजिएगा, जो भी आपको सुटेबल लगती है, जो आपको लगता है कि यस दिस मच टाइम आई कैन गिव, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। ओडीओपी के बारे में आप तो एक मेरे को अपने डिस्ट्रिक्ट से प्रोडक्ट बताने वाले हैं, वो तो जरूर बताइएगा। क्या इसमें लोन्स का प्रोविजन है, लोन देने का प्रोविजन है, यस या नो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इससे इकोनॉमी बूस्ट होगी, डेफिनेटली बूस्ट होगी। उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की होगी तो स्टेट की होगी, स्टेट की होगी तो फिर कंट्री की होगी। आर्टिजन्स और फार्मर्स को लोन देने का प्रोविजन रखा गया है। इसके अंदर कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स भी बनाए जाएंगे, उनके प्रोडक्ट को मार्केट करने में भी हेल्प करी जाएगी और ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड आर्ट फॉर्म्स जो होती हैं उनको भी यहां पे फैसिलिटेट करने की बात करी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। एमपीसी के बारे में है। तो एमपीसी के बारे में मैंने हालांकि आपको बताया नहीं, बट बताइएगा एमपीसी में कितने लोग होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, ये बताइएगा मुझे, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, इसी वजह से आपसे पूछ रहा हूं। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई होते हैं। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो यस इट इज अ स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क जो कि आरबीआई 1934 के अंदर आता है। एमपीसी में कितने लोग होते हैं वो बताइएगा। अभी 4 ± 2% जो है वो इन्फ्लेशन रेट जो है रखा गया। इन्फ्लेशन और ग्रोथ को कैसे मैनेज करना है ये काम किया जाता है एमपीसी के द्वारा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है इसकी मिनिस्ट्री का नाम बताएं। 2015 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, अभी वेस्ट बंगाल में था। इसकी जो 3 अलग अलग जगह पे इसे परफॉर्म किया गया वो भी हमने देखा था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मत भूलिएगा। दीज वर द 3 प्लेसेस। पहला था आपका कूच बिहार, दार्जिलिंग एंड मुर्शिदाबाद। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपसे वीर चला राय के बारे में पूछा था, तो जल्दी से मुझे बताएं कोच रॉयल डायनेस्टी कहां की थी, जहां के वो जनरल थी। उन्होंने अपने भाई जो थे नर नारायण, उनकी एम्पायर को बढ़ाने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल जो था वो प्ले किया। और नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने अभी इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी, इनकी जो जयंती थी उसके अंदर इनको रिमेंबर किया है, तो एग्जाम में आने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि पीएम अब इसके साथ इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, डायनेस्टी जो थी वो आसाम से थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट फेमस प्लेसेस एंड स्टेट्स। तो रामदेवरा कहां थे, राजस्थान। रॉक गार्डन फेमस है चंडीगढ़। एंड कालीघाट कहां पे है, वेस्ट बंगाल। 12 आइकॉनिक प्लेसेस जिसको फेस फॉर स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस के तौर पे चुना गया है। दीज आर देयर ऑन योर स्लाइड। तो हमारी जो रिवीजन है वो कंप्लीट होती है। आप मुझे अब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का आंसर करिएगा। चलिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन आंसर करें। 12 आइकॉनिक साइट्स मैंने आपको बताई है ना, तो दिस इज आइकॉनिक। 12 आइकॉनिक साइट्स में से आपको 12 में से जितनी भी याद है, 1 2 3 4 5 जितनी भी याद है विद देयर लोकेशन, वो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। 12 में से कुछ तो आपको कम से कम याद रहेंगे और उसकी लोकेशन जो है काफी जरूरी हो जाती है। देन मेंस के लिए हाउ ओडीओपी कैन हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लेन। तो ओडीओपी जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये कैसे हेल्प करेगा एक जिले की डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, ये आपको 150 वर्ड्स में आंसर करना है। और यहां पे इंटरव्यू का क्वेश्चन है, नेम वन थिंग इंपॉर्टेंट है फेमस फ्रॉम स्टेट। देखिए कई बार क्या होता है राज्यों के बारे में और डिस्ट्रिक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें पूछ ली जाती है, क्योंकि आपका डैप फॉर्म जो है वो सभी के पास होता है। वहां पर 6 लोग जो बैठे होते हैं, कई बार 5 होते हैं, कई बार 6 होते हैं, तो उनके पास आपका डैप फॉर्म होता है और वो लोग आपसे पूछते हैं कि बताएं आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसी क्या खासियत है, क्या चीज फेमस है आपके डिस्ट्रिक्ट से, या फिर आपके राज्य से भी पूछ सकते हैं। तो अभी आप राज्य के बारे में बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट हम कभी और डिस्कस करेंगे, बट इसका आंसर जरूर करिएगा। चलिए तो यहाँ पे लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। मेंस का ये ग्रुप है, इंटरव्यू का ये ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। वहां पर जाइएगा, आपको जो यहाँ पे लोग मिलेंगे, जो यहाँ पे एस्पिरेंट्स मिलेंगे, जो फ्यूचर ऑफिसर्स मिलेंगे, दे आर क्वाइट सीरियस एंड क्वाइट लाइक वेरी मच अप टू द मार्क, जहां पर बात करी जाती है टॉपिक की। तो इधर उधर की बातें नहीं होती हैं ग्रुप के अंदर, ये चीज अच्छी है और काफी टॉपिक स्पेसिफिक एंड एग्जाम ओरिएंटेड बातें होती है। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो। और काफी अच्छा फीडबैक जो है बाकी के एस्पिरेंट्स जो कि काफी मैच्योर है अपनी प्रिपरेशन के लिए, काफी सीरियस है, उनसे आपको मिलने वाला है। चलिए मार्क्स के ऊपर, तो मार्क्स के अंदर आप मुझे बताइएगा अभी कितने मार्क्स आपने स्कोर किया, कमेंट सेक्शन में लिखें। 6 या 6 से ज्यादा है देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन, और लेस देन अगर 3 आपने, लेस देन 6 अगर आपने स्कोर किया है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है। और ये भी मैं आपको कहूंगा कि अगर आपका जो स्कोर है वो जितना भी हो, लेकिन नोट्स जब आप बनाएं तो वो कोशिश करें कि आप सेकेंड टाइम रीडिंग में ही बनाएं, फर्स्ट टाइम में मत बनाइएगा। और कोशिश करें सेम डे रिवाइज करने की,
क्योंकि रिवीजन जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई अंडरस्टैंड अभी आपको बोरिंग लगता होगा कि सर विदाउट एनी रीजन रिवीजन के बारे में बार बार बोलते रहते हैं। मैं आपको इसी वजह से बता रहा हूं क्योंकि हम लोग एक जैसी गलतियां करते हैं। जब फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था, मैंने भी कोशिश करी कि एक बुक की जगह मैं 3 बुक पढ़ लूं, क्योंकि हो सकता है 3 बुक पढ़ने से मेरा एग्जाम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको एक ही बुक पढ़नी है। अगर आप ये 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इन्हीं को आपको रिवाइज करना है, ताकि जब एग्जाम में इससे रिलेटेड चीज पूछी जाएगी तो वहां पर आपको 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। ये जानते हैं हम 2 ऑप्शन के बीच में आप कंफ्यूज कब होते हैं? जब नॉलेज गैप होता है, और नॉलेज गैप दूर करना है आपको रिवीजन करके। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर काफी सारे क्वेश्चंस जो है पोस्ट किए जाते हैं ताकि आपकी रिवीजन जो है वो दोबारा हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, उसके बाद ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। थैंक्स वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू वेरी सून।